नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकॉनमी। आप सभी लोग आइए मेरे साथ, यानी रविंद्र सिंह के साथ। और आज हम लोग यहाँ पर इंडियन इकॉनमी का 10वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। और अभी तक जो 9 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देख लीजिए कहाँ पर, रविन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आप हमारी और डिटेल में कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं। प्रीलिम मेंस सारे बैच वहाँ पर आपको मिलेंगे। और ऑनलाइन क्लास से संबंधित यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा का पूरा गाइड कर देगी। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर नेशनल इनकम पर पढ़ने वाले हैं, और जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पीटी में पूछा है, और यहाँ पर 90% स्टूडेंट को वो समझ ही नहीं आता है और वो गलत करके आ जाता है। और हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास के कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हुए आज के लेक्चर में आते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने आपको पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में, एक कॉन्सेप्ट दिया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जल्दी से देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, इसका एब्रीविएशन, इसका यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और माइनस क्या होता है, सब्सिडीज होता है। क्या होता है, सब्सिडीज। सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ये एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है। तो ये होता है NIT। बिल्कुल दिमाग में आप इसे याद कर लीजिए, ये इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। NIT जैसे ही लिखा हो कहीं पर तो समझ जाओ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी के बराबर होता है। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को उससे घटा दें तो ये बन जाएगा। ओके, क्लियर? तो जब कभी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स से वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। कोई भी टैक्स लगेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। और अगर सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होती है, वह सब्सिडी देने से वस्तुओं की कीमत घट जाएगी, वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। अरे कीमत किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई, एक एग्जांपल देते हैं कि गैस सिलेंडर मान लीजिए 1100 रुपये का है, 1100 रुपये का गैस सिलेंडर है। तो 300 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिए अपने पॉकेट से, और 800 रुपये कंज्यूमर ने दे दिए। तो कंज्यूमर को 300 रुपये सस्ता पड़ गया ना, वही चीज़ है ना, वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। तो ये होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उसको देखो। एक हमने बताया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। यहाँ पर हम समझाने वाले नहीं, हम आपको यहाँ पर केवल क्या बताने वाले हैं, सिर्फ रिवाइज कराने वाले हैं और कुछ नहीं। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर चलते हैं तो इसमें हम लोग ऐड करते थे NIT। तो क्या करते थे, प्लस NIT। इसका मतलब है कि फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT जोड़ दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, तो निकल आएगा मार्केट प्राइस वस्तु का। और अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा किसका, NIT का। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल आपको लर्न करने हैं। ओके, और अगला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम वाला, तो उसको भी जल्दी से हम फार्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। फार्मूले के फॉर्म में देखेंगे डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, और दूसरा नेशनल इनकम। ये बड़े काम के हैं, बहुत यूज होने वाले हैं। नेशनल
इनकम। फॉर्मूले के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा, और अगर वैसे पढ़ेंगे तो फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। तो फार्मूले के फॉर्म में इसको पढ़ो और इसको बार बार रिवाइज करो, एकदम से दिमाग में ये बैठ जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका कोई क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं छूटेगा, वो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी बनाना चाहे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इसमें हमने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा। ओके, तो आपको बताया था इसमें हम ऐड करेंगे क्या, NFIA। क्या ऐड करेंगे, NFIA। ये क्या होता है, ये होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल आय। ठीक है, कैसी है ना, निवल आय कौन सी वाली है, ये फैक्टर जो इनकम होती है वो। ओके, और अगर हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाएंगे तो माइनस कर देंगे NFIA, नेट फॉरेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम क्या होती है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि नेट जो NFIA होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया था। जैसे आपको बताया था हमने, चूँकि ये आपको बताया था कि जैसे भारत का कोई प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया, वहाँ से उसको पैसे मिले, वो भारत की क्या होगी, नेशनल इनकम में जुड़ेगा। क्लियर, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। बट अगर हम डोमेस्टिक इनकम में उसे इंक्लूड कर दें तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था। तो नेट कैसे निकालेंगे, वो AFIA हो गया। जैसे भारत का कोई प्रोफेसर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया, वहाँ से उसको पैसे मिले लेक्चर के बदले में, तो वो क्या हो जाएगा, भारत का FIA, फॉरेन मतलब जो फैक्टर इनकम है एब्रॉड से लेकर आया, वो भारत की क्या बनेगी, नेशनल इनकम। इसी प्रकार यदि अमेरिका का कोई प्रोफेसर भारत में आया, लेक्चर डिलीवर किया, तो भारत ने उसको पेमेंट किया, वो ले गया अपने देश में, वो अपने देश में ले गया। क्यों, क्योंकि वो उनके देश का क्या है, सामान्य निवासी है ना, जनरल जो वहाँ का मतलब रेजिडेंट है वो। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कि हमारा कोई अगर एक सामान्य निवासी है, ठीक है, और वो दुनिया में कहीं काम कर रहा है, वो जो कमा के लाएगा वो हमारी नेशनल इनकम होगी। तो अगर दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में काम कर रहा है, हमसे पैसे लेके गया, तो वो उसकी नेशनल इनकम होगी ना। तो हम जो लाए और हमने जो दिया उसका डिफरेंस ले लिया, तो वो बन गया नेट FIA। क्लियर। तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम में से अगर हमें नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो तुरंत आप NFIA उसमें जोड़ देंगे। क्लियर। और अगर नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो NFIA उसमें हम घटा देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे लगता आ गई होगी। यदि नहीं आती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। नंबर हमने आपको बता दिया शुरू में, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख जाएगा। क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें ये जो फॉरेन जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं करते, वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है भैया, डोमेस्टिक का थोड़ी ना होता है। क्यों, क्योंकि हमारे देश के निवासी के द्वारा इनकम लाई गई है ना, और जो निवासी के द्वारा इनकम लाई जाती है वो नेशनल इनकम होती है, वो डोमेस्टिक नहीं होती है। डोमेस्टिक क्या होती है, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसमें जो काम हो रहा है उसके बदले जो अर्निंग हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। तो इन दोनों के डिफरेंस आप समझिए, हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। एक बार हल्का सा हिंट दे देते हैं, जो हमारे सामान्य निवासी होते हैं, सामान्य निवासी, और ये दुनिया में कहीं भी काम करें, दुनिया में कहीं भी काम करें और जो पैसा कमा के लाएंगे वो होगा नेशनल इनकम। तो हमारा जो प्रोफेसर था कैलिफोर्निया में लेक्चर दे के पैसा लाया, तो वो हमारी क्या हो गई, नेशनल इनकम हो गई। और अमेरिका का प्रोफेसर हमारे देश में आया तो वो उनका निवासी है ना,
वो उनका निवासी है, तो हमारे देश से पैसा ले गया कमा के, तो वो अमेरिका की नेशनल इनकम होगी। ठीक है, तो सामान्य निवासी के द्वारा यदि कोई काम किया जाता है, ठीक है, वो लेक्चर दे के भी कर सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है, वो कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करके सेविंग कर सकता है, कई तरीके से कमा सकता है ना। और अगर डोमेस्टिक इनकम में हमने आपको क्या बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसमें जो काम हो रहा है ना, वो हमारी बनती है डोमेस्टिक इनकम। ये बात समझ आ गई। तो जब कभी सामान्य निवासी के द्वारा कमाया जाए वो होगा नेशनल इनकम, और जब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो इसको मैं रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो इतना मैं आपको पहले सिखा चुका था। अब देखिए, अब मैं आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया जीडीपी। देखो, अब आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें सिखाने वाले, जादू की चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। जैसे हमने लिख दिया जीडीपी, तो जीडीपी क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमने आपको डोमेस्टिक इनकम पढ़ाई, थोड़ी देर पहले क्या बताई, डोमेस्टिक इनकम बताई। तो ये क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है भाई, उन सभी को जोड़ दो तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। इनकम को हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा वो सर्विस के रूप में होगा या वस्तु के रूप में होगा, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वही तो इनकम होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार सुनो, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े टफ है, कंफ्यूजिंग होते हैं, तो 2-3 बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए और आप वीडियो को पॉज कर करके 2-4 बार रिपीट करके देखोगे, रट जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर या आर्थिक सीमा के अंदर जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन होगा उसका मॉनेटरी वैल्यू कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम करने वाला कोई एक तो होगा नहीं, बहुत लोग होंगे, सभी को जोड़ दो तो क्या होगा, ग्रॉस, क्या हो जाएगा, ग्रॉस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। चलो, तो जैसे हमने लिखा जीडीपी, ओके, लिख दिया। फिर हमने यहां पर लिख दिया एमपी, @MP। इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इतनी बात क्लियर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एनडीपी। देखो किस पर कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी। लो, एफसी क्या है, अरे भैया एफसी कुछ कोई विशेष चीज थोड़ी है, फैक्टर कॉस्ट है भैया। फैक्टर कॉस्ट में पढ़ाई ना आपको, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस सिखा तो चुके हैं। ठीक है, चलिए, ओके, कोई नहीं। तो देखो अब ये बराबर कैसे होंगे, है ना, ये हमने बराबर का निशान तो लगा दिया, लेकिन यहाँ को जोड़ना घटाना पड़ेगा। आइए देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक एक को चेंज करो। इसका मतलब देखो यहाँ पर समझो, वही समझो, डीपी यहाँ भी है, डीपी यहाँ भी है, यानी इसमें कुछ नहीं बदलना, इसमें कुछ भी नहीं बदलना। हाँ देखो, यहाँ जी है और यहाँ एन हो गया, है ना, ये ग्रॉस था और ये नेट हो गया। अब ग्रॉस को नेट में कैसे बदलोगे, तो ग्रॉस तो टोटल होता है ना, क्या होता है, टोटल होता है, सबको जोड़ दिया था हमने। अब ग्रॉस से नेट निकालना है, तो ग्रॉस से जब नेट निकालेंगे तो हम क्या करते थे, डिप्रिसिएशन लेस करते थे भाई मेरे। जैसे मान लो, समझो ध्यान से, जैसे हमने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, ओके, ध्यान से समझना, 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया और मतलब इतना प्रोडक्शन किया कि उसकी मार्केट में वैल्यू 1000 रुपये की है। अगर जो चीज़ हमने बनाई अगर उसको बेच दे मार्केट में तो 1000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, समझ लो ध्यान से। तो क्या 1000 रुपया ये हम सब खर्च कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इस
1000 का प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें भी चली होंगी ना, मशीनें चली होगी तो मशीन घिसी होगी ना, तो मशीन की जो घिसावट है, मशीन की वैल्यू कम हुई होगी ना, तो उसी को तो डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट हमने बनाया, उसमें 100 रुपये मशीन की कीमत 100 रुपये घट गई, 100 रुपये के बराबर मशीन घिस गई, तो इसमें क्या करोगे, 100 घटा दोगे तो कितना बचा, 900। ये हुआ नेट, ये हुआ नेट, और ये था ग्रॉस। बताओ आप समझ में आ गया? तो आप बताओ, ग्रॉस से हमने ये 100 रुपये घटा दिए, ये 100 रुपये ही तो डेप्रिसिएशन है भाई मेरे, ये 100 रुपये क्या है, यही तो है डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई मेरे, नेट मिलेगा, है ना बच्चों, क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। बताओ समझ में आ गया? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हम आपको सिखाने वाले हैं, ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं, ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। मैं रेड कलर से यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, डेप्रिसिएशन। ओके, क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देता हूं ताकि ये जगह मुझे मिल जाए, NDP एट FC, ठीक है। बराबर करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही हमने G से डेप्रिसिएशन घटाया तो G मतलब ग्रॉस बदल गया किस में, नेट में। क्लियर? तो G नेट में बदल गया जब हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। अब देखो, तो ये G और N का हिसाब बराबर, और DP तो है ये बराबर। अब हमें MP यानी मार्केट प्राइस को किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन हमने आपको समझाया था। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाएं तो हमें NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना होता है, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएं तो हमें NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है फैक्टर कॉस्ट से, तो कितना ज़्यादा रहता है, NIT के बराबर, तो माइनस NIT, बस हो गया। तो GDP एट मार्केट प्राइस बराबर होगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट के, जब हम GDP एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें। बताइए समझ में आ गया? तो इस तरीके का क्वेश्चन ये लैंग्वेज में पूछ देता है, लैंग्वेज में पूछ देता है UPSC में। बताओ समझ में आ गया? अभी ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज करा देते हैं ताकि ये एकदम से बिल्कुल लर्न हो जाए। ओके, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक दीजिएगा। आपको यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सिखा दिए जा रहे हैं जो आप बुक पढ़ोगे या बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बड़ा लंबा लंबा एकदम पढ़ाते हैं, लिखा हुआ लिख के लाते हैं, है ना, बोर्ड पर लिख के लाते हैं और उसको पढ़ देते हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या कहोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कारक क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर कॉस्ट, कारक कीमत पर निवल सकल घरेलू नहीं, कारक कीमत पर शुद्ध यानी निवल घरेलू उत्पाद, इसको ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इंग्लिश से पढ़ना काफी इजी है। ठीक है, लेकिन हमें हिंदी इंग्लिश दोनों को पकड़ के चलना पड़ेगा। चलिए अगली और एक्सरसाइज आपको कराते हैं। ये तो कर लिया, समझ में आ गया। अगली एक्सरसाइज एक और देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में लिख देगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछेगा और पूछे गए हैं, आगे भी पूछेगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बदल देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डंके की चोट से आप उसे सॉल्व कर दोगे। चलो अगला एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको NNPFC मैंने लिखा, NNPFC, ठीक है, क्या पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर हमने इसको लिख दिया, इसको हमें रिलेट करना है जीडीपी एट एमपी पर। किससे रिलेट कर दूं, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये अब इसको हमें क्या जोड़ना गढ़ाना है। देखो इधर से देखो, ये P है, ये P है, कोई दिक्कत नहीं, ये D है और ये N हो गया। ठीक है, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बात बराबर है, किसी एक को पकड़ लो। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में क्या करना, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में रिलेशन पढ़ाया था। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, NFIA को जोड़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, NFIA, तो ये D बदल गया N में। जैसे ही हमने इधर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसमें जोड़ा तो D बदल गया नेट में, D बदल गया नेट में। ठीक है, क्लियर। इसको अगर हम यहां पर लिख दें, इस D में, D को N में बदलने के लिए हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, NFIA। ओके, ये जोड़ दिया यहां पर। ठीक है, तो हमने अब देखो, अब ये G बदलनी है N में, तो G को N में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी भी सिखाया था, G को N में बदलने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन। क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, तो हम यहां पर लिख देते हैं डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। ओके, अब देखो बदल गया, डी बदल गया एन में, जी बदल गया, डी बदल गया एन में, जी भी एन में बदल गया। अब हमें क्या बदलने को लिए रह गया है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना रह गया है। तो मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, तो ये मार्केट प्राइस से भी फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो ये ज्यादा होता है ना मार्केट प्राइस, तो जितना ज्यादा होता है उतना यहां से माइनस कर दो। तो इससे इधर जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, तो NIT के बराबर, NIT। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो माइनस क्या कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने यहां पर लिख दिया माइनस NIT। क्लियर। तो अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमने इसको समझने के लिए किया था, अब इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया। ओके, समझ में आया, बताओ, अब बताओ। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा, GDP एट मार्केट प्राइस में NFIA को जोड़ दो, डेप्रिसिएशन और NIT को घटा दो, तो बन जाएगा ये। बताओ, समझ में आ गया। अब इसको लैंग्वेज में लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, बस समझ रहे हो। तो ये चीज समझ में आई, इसको हमने रेड पेन से अलग से लिखा है, क्यों, है ना, बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक एग्जांपल देते हैं, और प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल देते हैं। देखो, चलो अगला एग्जांपल लो, अगला एक प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हमें बदलना है, मान लीजिए NNPFC, ये NNPFC नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और हमने यहां पर लिख दिया NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, क्लियर, ये यहां पर लिख दिया। अब इसको हमें बदलना है भाई। अब कैसे बदलोगे, देखो इसको बराबर, चाहे आप इधर चाहे इसको इसमें बदल लो, चाहे इसको इसमें बदल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला n है, पहला n है, यानी नेट ए भी है और नेट ए भी है, नहीं बदलना है, ठीक है। अब ये डी है डोमेस्टिक और ये है नेशनल, ठीक है। तो हमें इस डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है भैया। तो डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, किसको, NFIA। जैसे ही हम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ेंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है, डोमेस्टिक का नहीं होता है। तो डोमेस्टिक में जैसे ही हम ऐड करेंगे वो नेशनल बन जाएगा। तो डी को हमने एन में बदलने के लिए NFIA यानी डोमेस्टिक यानी घरेलू को राष्ट्रीय यानी नेशनल में बदलने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दिया। तो अब ये डी बदल गया एन में, तो हमने जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। ये हमने समझाने के लिए किया ऐसे, इसको इधर जाने के लिए इसमें हमने ये जोड़ा, तो हमने जो यहाँ पर लिख दिया, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा NFIA, ओके, लिख दिया। चलो ये हो गया। अब देखो ये P है, ये P है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, नहीं बदलना। हाँ, अब ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है। तो अब हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में। तो आप बताओ, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो कितना ज़्यादा है उतना अगर हम MP से घटा देंगे तो वो FC बन जाएगा। तो MP FC से कितना ज़्यादा होता है, NIT ज़्यादा होता है, NIT ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया, ये NIT MP जो होता है, NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं वो हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस, क्या, NIT। बताओ समझ में आया सभी को। अब हमने इसको रब कर दिया, थोड़ा धैर्य के साथ समझना क्लास को, तभी समझ में आएगा। अब ये हो गया बैलेंस, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस, इसको हमने कर दिया रफ, ठीक है, इसको हमने कर दिया रफ, और ये हो गया भाई, ओके। तो अब आपसे मान लो कैसे पूछेगा PT में क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसके बराबर होगी, किसके बराबर, लिखा रहेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बराबर होता है। बस यही आपको वहां पर विकल्प दिए होंगे 4, इसमें थोड़ा थोड़ा एक विकल्प में लिख देगा NDP MP, यहाँ लिख देगा माइनस NFIA, इसके लिख देगा प्लस NIT, वो गलत होगा, फिर बदल देगा, है ना, थोड़ा बहुत कुछ और ऐड वैड कर देगा। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो इसको पकड़ लोगे चाहे जैसे बदले, बस समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आप ज़रूर जानते रहिए, ओके। चलो, तो इतनी प्रैक्टिस आपको समझ में आई। अब दुनिया का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, NDP उठाए, NNP उठाए, फैक्टर कॉस्ट पे उठाए, मार्केट प्राइस पर उठाए, कैसे भी उठाए, आप इसे ज़रूर कर पाओगे। आई होप कि आप चीज़ें समझ पाए होगे, क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को, ठीक है। मेजरमेंट इसका कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये PT का क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताता हूँ, हम बुक पढ़ लेंगे, सब कुछ बुक में लिखा रहेगा, किताबों में लिखा रहेगा ऐसे परिभाषा के रूप में, और हम पढ़ेंगे 1 मिनट बाद भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। अगर इस तरीके से हमने समझ लिया तो हम कभी जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हैं। एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार सीखना पड़ेगा मेहनत से, ठीक है। इसीलिए हम नेशनल इनकम जब हमने शुरू की थी
तब हम ये सब क्यों बता रहे थे, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, याद आया? ये सब क्यों बता रहे थे? इसीलिए बता रहे थे ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही कुछ चीज़ें याद रखनी है और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन याद रखनी है, वो भी रटनी नहीं है, वो समझनी है। डोमेस्टिक में क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी मॉनेटरी वैल्यू। नेशनल इनकम में क्या होगा? हमारे जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा दुनिया में कहीं कोई काम किया जाए, प्रोडक्टिव वर्क किया जाए, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, सबको जोड़ डालिए, वो नेशनल इनकम हो गई। बस सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना, बहुत तो ईजी है ना। लेकिन इजी करके जब पढ़ाया गया, हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का ढंग डिपेंड करेगा। बहुत लोग इसको रटेंगे और रटते रटते फिर भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, सोते जागते इसको बैलेंस कर दोगे, कौन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप ईमानदारी से बताओ, इसके पहले जब कभी आप इकोनॉमी पढ़ते होगे या कोई क्वेश्चन देखते होगे, लिख दिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आप घबरा जाते होगे, नींद आ जाती होगी, ये है क्या? है ना? ईमानदारी से बताओ। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अब इसको मापेंगे कैसे? हमने परिभाषा तो समझ ली कि ये होता है भाई, ये होता है, कैसे मापेंगे? तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने इसका मेजरमेंट करने के लिए 3 तरीके बताए हैं, 3 मेथड बताए हैं। वो 3 मेथड कौन है यहाँ पर समझते हैं। 3 विधियां बताई हैं, 3 विधियां। एक है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड लिख सकते हो, एक इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, ये आई लिखो, एक्सपेंडिचर। 3 मेथड है भाई, ठीक है। अब इन तीनों मेथड को हम समझ लें, ठीक है, समझ लेते हैं भाई। आपसे पूछने नहीं जा रहा है, आपसे पूछने नहीं जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन हमें आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू एडेड मेथड। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप वैल्यू एडेड मेथड का आइडिया लगा लेंगे, तुरंत लगा लेंगे वैल्यू एडेड, ठीक है। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड, हम आपको रटाते नहीं हैं, हम आपको फील कराते हैं। एक चीज आप देखो, जैसे मान लो कि आप एक शर्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक इंटरप्रेन्योर है, एक मतलब एक उद्यमी है, ठीक है, और आपने एक शर्ट बनाने का कारखाना लगाया, ठीक है, शर्ट। तो ये शर्ट बनेगी कैसे? तो इसके लिए पहले चाहिए कॉटन, और कॉटन से बनेगा धागा, ठीक है, धागा, और धागा से कपड़ा बुना जाएगा, कपड़ा, और कपड़े से फिर बनेगी शर्ट। इसका मतलब है ये कई स्टेप से गुजर रहा है, डायरेक्ट कॉटन शर्ट नहीं बना रहा है ना, उसको कई स्टेप से गुजारा जा रहा है। तो इस पर पहले मेहनत की गई, धागा बनाया गया पहले स्टेप में, फिर इसमें और मेहनत की गई, कपड़ा बनाया गया, फिर इसमें और मेहनत की गई, तब शर्ट बनाई गई। मेहनत की गई ना। तो जैसे जैसे मेहनत हम करते जाएंगे, जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, मशीनें उसमें लगेंगी, वर्कर लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, सब कुछ होगा। तो
इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। तो कॉटन से वैल्यू होगी ज़्यादा धागा की, धागा से वैल्यू ज़्यादा होगी कपड़े की, और कपड़े से भी वैल्यू ज़्यादा होगी शर्ट की। तो इस कॉटन पर, इस कपास पर हमने इतनी मेहनत की जिससे एक शर्ट बन के तैयार हुई। तो हम ये पता कर ले हमने इस पर कितनी मेहनत की, है ना। क्या पता करें, कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की। तो मेहनत की वैल्यू होती है ना, वही तो है फैक्टर, ठीक है। तो कॉटन से मेहनत की, धागा बन गया, वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो वैल्यू ऐड होती चली जा रही, क्या हो रही है, वैल्यू ऐड होती चली जा रही। ये काम अगर हमारे निवासी जो हैं, सामान्य निवासी हैं, वो कर रहे हैं, वो दुनिया में कहीं भी कर रहे हों, तो वो बनेगी नेशनल इनकम। सभी को जोड़ डालिए जितने लोग काम कर रहे हैं, और अगर ये काम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो वो बन जाएगी नेशनल इनकम। किस रूप में, जीडीपी के रूप में बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप देखो, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू एडेड होगा, वैल्यू एड, वो किसके बराबर होगा, देखो समझना ध्यान से। वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू एडेड हो जाएगी, तो इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो जाती है भाई मेरे, कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब कहेंगे कि ये क्या है सर, ये एक बड़ा टेक्निकल फार्मूला यहाँ पर आपके सामने निकल के आया, लेकिन इस टेक्निकल फार्मूले को थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। जैसे जो वैल्यू एडेड होती है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लिख दें कितने में बेचा। आउटपुट क्या है, हमने कॉटन से शर्ट बनाई, है ना, तो वैल्यू ऐड होती चली गई। कॉटन से धागा बना, वैल्यू ऐड हो गई, धागा से कपड़ा वाला, वैल्यू ऐड हो गई, शर्ट बनाई, वैल्यू ऐड हो गई, और इस शर्ट को मार्केट में बेच दिया, तो वही हुआ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। यहां से कॉटन से आउटपुट बना, शर्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई आउटपुट की, ठीक है। वैल्यू जो मार्केट में जितना हम बेचेंगे, यानी कितने में इसको हमने बेचा, ठीक है, तो बेचा, ठीक है, माइनस क्या होगा, इसको बनाने में कितना 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 खर्च हुआ, वो यहां कर दिया, ठीक है। या मान लो हम इसको कहीं से खरीद के लाए थे और फिर बेची, तो हमने कितने में इसको खरीदी, तो जो खरीदी वो माइनस कर दी, ठीक है। तो बेचा और खरीदा, तो अब ऑब्वियस बात है, ज़्यादा हम बेचेंगे, खरीदी होगी कम में, तो जो डिफरेंस निकल आया वही निकल आया वैल्यू एडेड, वही निकला क्या, वैल्यू एडेड। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने में हम बेच रहे हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कितना उसको बनाने में खर्च हुआ, फैक्टर कॉस्ट कितनी आई, मतलब कितने में हमने उसको खरीदी, या इसको बनाने के लिए कितने में उसका हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, तो निकल आया वैल्यू एडेड। ओके, बात समझ में आ गया। तो अब अगर हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलें, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ या यहीं लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हमने केवल वैल्यू एडेड की बात की। अब ग्रॉस का मतलब एक है शर्ट तो बनाई नहीं होगी, शर्ट भी बनाए होंगे, पैंट भी बनाए होंगे, अपने आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए होंगे, सभी को हमने जोड़ दिया तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गई। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में GV,
ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, क्या बोलेंगे, GVA। और चूंकि मार्केट में इसको सीधे उतार तो एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग लिखते हैं GVA एट मार्केट प्राइस। जब आप इंडिया का बजट देखेंगे और उसका जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको जब पढ़ेंगे तो वह लिखा रहेगा GVA एट MP, GVA एट AFC। आप सोचोगे ये क्या बला है, तो GVA एट MP है क्या, ये एक प्रकार की नेशनल इनकम है। ये क्या है, नेशनल इनकम। और चूंकि VA वैल्यू एडेड है तो ये किस मेथड से निकाली गई होगी, वैल्यू एडेड मेथड से ये निकाली गई होगी नेशनल इनकम। बताओ समझ में आई, है ना जादू। तो GVA क्या है, एक नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस पर। ये नेशनल इनकम किस तरीके से निकाली गई होगी, VA वैल्यू एडेड मेथड से निकाली गई होगी। अब आप आज के बाद भूलोगे तो नहीं, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, बिना इकोनॉमिक सर्वे के UPSC का एग्जाम आप निकाल ही नहीं सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा GVA एट MP। अब आपको वहाँ नींद आ गई, अरे ये क्या है ना। अब तो नींद नहीं आएगी ना, ईमानदारी से बोलना, अब नींद तो नहीं आएगी ना, ठीक है। GVA एट MP आप जैसे ही देखोगे आप हल्का सा मुस्कुराओगे, अरे हमें तो आता है नहीं, हाँ। तो और ये जो GVA एट MP होता है इसको GDP एट MP बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, GDP एट MP। तो GVA एट MP बराबर GDP एट MP। अब आपसे बनेगा क्वेश्चन PT में, क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है, या GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है। वहाँ लिख देगा, एक ऑप्शन लिख देगा GDP एट MP, एक ऑप्शन लिख देगा GDP एट AFC, एक ऑप्शन लिख देगा GNP एट AFC, एक ऑप्शन लिख देगा NNP एट MP। तब क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक मेथड हमने यहाँ पर सीखा नेशनल इनकम निकालने का। इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस देश में साल भर में, उस फाइनेंशियल ईयर में, सबको जोड़ डालो, ठीक है, उसका ये निकाल लो, बन जाएगी GVA एट MP जो कि GDP एट MP के बराबर होगी। समझ में आया, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग देखेंगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और आप और अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके हमें बता दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नंबर मेरा है 83 18 57 26 95। शुरू में स्क्रीन पर भी नंबर आपको मिल गया होगा, और इस नंबर पे आप कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, कोर्स ज्वाइन करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप इस नंबर पे कॉल करो ना, या नंबर नहीं उठता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो, जब टाइम मिलेगा आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, इसके 2 और मेथड पर बात करेंगे, और अभी भी नेशनल इनकम में जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।